सेकंड लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। यहां से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जी। जैसे पूछ लेता है कि बताओ आपके पास डेंसिटी एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है। इस टाइप से डायरेक्ट से चीजें पूछ ली जाती हैं। ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके पास। आपको कुछ चीजें फिलहाल नहीं लग रही होंगी, जैसे कि आपके लिए एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। कुछ चीजें अभी आ जाएंगी, कुछ चीजें अगले लेक्चर में आ जाएंगी। सारी चीजें आपके पास धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे बेटा जी आती चली जाएंगी। बट प्लीज जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उनको ये सोच के कि नहीं ये तो डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देना। जहां तक चीजें चलती जा रही साथ में करते चले जाए। कहीं ये सोचो कि यू एच एस जी क्या आ गया, ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन उठाओगे एकदम से वहां पे भी मिलेंगे। तो इन्हें फिलहाल जस्ट एज ए फैक्ट समझ लीजिए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हर एक का आपको वजह भी समझ में आएगी कि ये स्टेट क्या है, पाथ क्या है। पर फिलहाल डेफिनेशन और उसके एग्जांपल को एज ए फैक्ट सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। नाम में ही है भाई, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्टेट फंक्शन जो आपकी किसी ऐसा कोई फंक्शन का मतलब, तो एग्जांपल्स में मैंने पहले समझाने की कोशिश की है भाई। आपके पास प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या सब्सटेंस की मैटर की प्रॉपर्टीज, जैसे डेंसिटी है, उसके अंदर की एनर्जी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वर्क डन है, एनर्जी है, ये प्रॉपर्टीज है काइंड ऑफ। या आपके पास कुछ चेंजेस हैं जो आपके सिस्टम में कैरी आउट कराए जाएंगे। क्योंकि भाई कल आपने एक चीज तो देखी ली थी थर्मोडायनामिक्स में कि आपके पास बेसिक सी बात है हीट की मूवमेंट थर्मोडायनामिक्स में, तो ये चीज यहां पे आएगी। तो इन प्रॉपर्टीज को स्टेट कब कहेंगे और पाथ कब कहेंगे, पहले पाथ से देखते हैं। हद आसान है भाई। ये वो फंक्शंस हैं, ये वो आपके चेंजेस हैं जो आपके रास्ते पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपने कौन सा रास्ता चुना है उनको कराने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं भाई। आपके पास जस्ट इमेजिन करके देखो 10 kg वाटर है। जस्ट इमेजिन एक कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास 10 kg वाटर है। उसका टेम्परेचर मान लो सर्दियों का टाइम है और टेम्परेचर इसका है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इसको गर्म करना है और गर्म करके इसको 12 डिग्री से लेके जाना है आपको। जस्ट इमेजिन करो कुछ भी मान लो आपको इसको 46 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा पानी को नहाने लायक सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, हल्का सा। तो 12 डिग्री से 46 तक तो आपको कितना चेंज लेके आना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो आपने इसको काम को कराने के लिए ऑब्वियस बात है एनर्जी तो देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किस किस फॉर्म से हो सकता है, आप इसके अंदर बाहर से एक इमर्शन रोड लगा दो। अरे बिजली की जो रोड होती है जिससे पानी गर्म होता है, वाटर हीटर, उससे गर्म कर दो। एक वे है वो भी आपके पास। दूसरा भाई आपके पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है भाई आप इसके नीचे अग्निदेव को प्रकट करा दें, भाई गैस के ऊपर रख दें या कोयला जला दें किसी तरीके से। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको गर्म करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है। टेम्परेचर आपको 12 से क्या करना है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। और तीसरा तरीका और भी कुछ हो सकता है, हाँ इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर आप इसको रख दें। तो 3 तरीके भी बात की, आप इंडक्शन के ऊपर के गर्म कर सकते हैं, भाई अग्नि से गर्म कर सकते हैं, या इसके अंदर एक इमर्शन रोड डाल के गर्म कर सकते हैं। पाथ अलग अलग है लेकिन रिजल्ट भाई किसी तरीके से देख लो। स्टार्टिंग में आपका 12 डिग्री था, बाद में क्या था 46 डिग्री, हाँ है ना भाई। आपने रास्ते अलग अलग लिए, ध्यान से सुनना बेटा, रास्ते आपने इनको अपनाने के लिए अलग अलग लिए, लेकिन इनिशियल रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 12 से 46 लेके जा रहे थे वो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने मेंटेन किया उसको। आपका टारगेट है जैसे 46 आएगा आप कंटेनर को बंद कर देंगे, वहीं पे आपका टेम्परेचर रुक जाएगा। तो टेम्परेचर जो है क्या वो डिपेंडेंट हुआ कि भाई आपने उसको गर्म किया है या रोड के अंदर इमर्स किया है या इंडक्शन या अग्निदेव के ऊपर रखा है, नहीं, किस तरीके से आपने कराया उसको कोई मतलब नहीं, बस उसको तो चेंज करना था यहां से लेके यहां तक। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ इनिशियल कितना था फाइनल कितना था सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड करती हैं, उसको आपने नाम दे दिया बेटा जी स्टेट फंक्शन। लेकिन बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हर बार अलग अलग होगी, करंट की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो मान लो अगर आपने 100 जूल एनर्जी दी होगी तो अप्रोक्सीमेटली 80-90 जूल इस काम के अंदर चली गई होगी, मानते इस चीज को। वहीं पर आपने अगर नीचे आग लगाई होगी तो भी आपके पास लकड़ी की या कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है, और उसमें से बहुत सारी एनर्जी आपकी इन्वायरमेंट के अंदर भी डेसिपेट होगी। तो एनर्जी यहां पर आपको कम लगानी पड़ी होगी, रिजल्ट ज्यादा मिला होगा जब इसके अंदर आपने रोड इमर्स की थी। लेकिन जब आपने इसके नीचे अग्निदेव प्रकट कराए थे, आपने इसके नीचे आग लगाई थी, उस टाइम पर बेटा हीट की वजह से आपके पास रिजल्ट कमाया है और हीट आपको ज्यादा देनी पड़ी होगी। तो आपका जो एनर्जी कंटेंट है वो कैसा है, पाथ डिपेंडेंट है। आपने किस तरीके से एनर्जी दी, देखो चेंज वही आया। तो जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया वो कैसा था, उसको कोई मतलब नहीं था, आपने किस तरीके से कराया, तो वो कैसा हो गया आपके पास एक स्टेट। भाई वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंडेंट, पहले कितनी थी और बाद में उसकी स्टेट क्या थी। लेकिन जो आपने एनर्जी दी वो एनर्जी पाथ पे डिपेंडेंट थी, आपने वाया करंट दी थी या वाया आपने हीटिंग दी थी। हीटिंग में एनर्जी हो सकता है आपको 200 जूल देनी पड़ी हो तब जाके टेम्परेचर आपका इतना राइज हो, जबकि आपने जब रोड इमर्स की थी तो हो सकता है 100 जूल में काम निपट गया हो, है ना। तो बेटा जी एनर्जी जो है, वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट करते हैं, जबकि आपके पास टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, डेंसिटी है। सिंपल चीजें देखो, इन वर्ड्स को अगर आपको थोड़ा पता लगता है तो बाद में देख लीजिए। प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, स्टेट पे, कि भाई फिलहाल कितनी है और चेंज कराने के बाद वो कितनी हो जाएगी। तो थोड़ी सी ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो गई है, होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीजें, भाई ये तो डेफिनेशन थी जस्ट। उसके बाद ये मैथमेटिकली दे कैन बी इंटीग्रेटेड यूजिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू।
जब भी आपको किसी चीज का कोई चेंज देखना होता है तो आप उसमें मैथमेटिकल टर्म्स में छोटे छोटे चेंज होते हैं तो आप उनका कराते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पुट की स्टार्टिंग में, जैसे आपने भाई टोटल आपने मान लो यहाँ पे एनर्जी थी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मान लो अगर वो हो जाती तो आप क्या कहते हैं इनिशियली 12 डिग्री था, फाइनली कितना था 46 डिग्री, ऐसे करके करा देते। लेकिन एनर्जी जो थी, एनर्जी के लिए आपको अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते, अलग अलग रास्तों में अलग अलग एनर्जी आती, तो उनके लिए एक इंटीग्रेशन में काम नहीं बनेगा। हर एक पाथ के लिए आपके पास अलग अलग इंटीग्रेशन आएंगे। तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल, एक ही बार में इंटीग्रेशन हो सकता है सिंगल वे में, जिसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू पुट करो, काम खत्म। जबकि यहां पर आपको मल्टीपल इंटीग्रेशंस कराने पड़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठा हुआ है क्वेश्चन बेटा, तो ये मैथमेटिकल सी चीज है, फैक्ट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको। ऑब्वियस सी बात है, ये फिर से डेफिनेशन में आ गया। इसको अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा। अभी समझाए ना, रिजल्ट सेम रहेगा, भाई इतना डिग्री गर्म करना है, बात खत्म। लेकिन यहां पर हर एक रास्ता अपनी एक अलग अलग एनर्जी देगा। मतलब अब की बार जो रिजल्ट है वो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं, किस तरीके से आपने उसको अटेन किया है उस पे डिपेंडेंट होगा। तो ये आपके पास सिर्फ वेरिएबल्स पे आपके पास डिपेंडेंट है। वेरिएबल्स आपको पता ही है, कल बात हुई थी, लास्ट वीडियो में देखा आपने, पी, वी, टी और एन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड क्वांटिटी। जबकि ये जो है ये पाथ पे या किस तरीके से आपने चेंज कैरिड आउट कराया है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। और अब हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं ये आपके सिंपल से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, और शुरुआत करेंगे इंटरनल एनर्जी के साथ। और फुली समझ में आया होगा, प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। पहला थर्मोडायनेमिक आपके पास प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी, वहां से हम शुरुआत करते हैं। नाम में है डेफिनेशन बेटा इंटरनल, कि भाई किसी सब्सटेंस के पास इंटरनली कितने टाइप के एनर्जीज होंगे। जो एनर्जीज हमें नहीं पता, जनरली मैंने वही लिखी है, अदरवाइज भाई आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स ने आपको रटवा रखी है, क्वेश्चंस करवा के स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स में करा दी है बहुत ज्यादा। लेकिन बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम। अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से देखो तो यू किसके बराबर हो जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज प्लस में आपके पास फ्रिक्शनल एनर्जी प्लस में आपके पास काइनेटिक, पोटेंशियल, जो भी आप सोच सकते हैं बेटा जी, मैग्नेटिक एनर्जीज, सारी एनर्जी जो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास है उसका सारों का सम जो है, जो वो अंदर लेके बैठा है, उसी को आपने क्या कह दिया है, इंटरनल एनर्जी। डिनोट करते हैं इसको यू से या ई से। इसको डिनोट किससे किया जाता है बेटा, कैपिटल यू या कैपिटल ई। मैं इसको कैपिटल यू से इस चैप्टर में कोशिश करूंगा डिनोट करने के लिए, क्योंकि ई के लिए कई जगह पे काइनेटिक एनर्जी या के ई वर्ड यूज किया जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, देयर इज नथिंग, आपको ऐसे भी यूज करो। तो इंटरनल एनर्जी सम टोटल है सभी टाइप की एनर्जी जो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, एक सिस्टम के अंदर कंटेन्ड है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई आपके पास जो सिस्टम है वो टोटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो साथ साथ में जो न्यूमेरिकलों में हमें जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, वो मैंने हर बार, जैसे स्टार्टिंग में आपके पास आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, उन सारों का मतलब मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होगा जो हम बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे लिखवाया था। सिमिलरली अब इस वर्ड को प्लीज ध्यान दे लेना, आपके पास जो सिस्टम की एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। ये आपको आइडल गैस चैप्टर के अंदर, आइडल गैस इक्वेशन के अंदर अच्छे से बता भी दिया गया था कि आपके पास जो एनर्जी है किसी भी गैस की या किसी पार्टिकल्स की, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। वहां पर प्रूव भी कर रखा है इसको आपने, K = 3/2 kT की फॉर्म में। पर बेसिकली मेन चीज है कि भाई आपकी जो एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, सबको पता है भाई। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा घूमेंगे, टेम्परेचर घटा तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, कम ज्यादा होने से भी उसकी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक की फॉर्म में नहीं है, ट्रांसलेशन मतलब सीधा सीधा कैसे चल रहा है, वाइब्रेशनल भाई एक ही जगह पे कितना ज्यादा आपके पास वो वाइब्रेट कर रहा है, रोटेशनल भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो रोटेशन तो आएगी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। बॉन्ड एनर्जी भाई किसी के साथ जुड़ा है नहीं, तो जैसे ही आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी मतलब आपने उनको किसी न किसी फॉर्म में आपने उनको टेम्परेचर बढ़ाया है, तो उस तरीके की वजह से आपके पास कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो तो, जब आपने रिएक्शन शुरू कराई थी तो भी टेम्परेचर आपका मान लो 27 डिग्री था, 300 केल्विन, और जब आपने रिएक्शन फिनिश कराई उस दौरान आपने कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आने दिया और उस टाइम पे भी 27 ही रखा है, तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वेरी नहीं करेगी। क्यों, अभी बात की ना, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम यू डिपेंडेंट ऑन टी, तो यू अगर कांस्टेंट है इसका मतलब टी भी कांस्टेंट है, और टी अगर कांस्टेंट है तो यू भी कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकली टर्म बहुत यूज होगा इन आइसोथर्मल कंडीशन, पता ही डेल्टा टी = 0। तो उसके साथ में एक चीज और अपने दिमाग में बिठा लो, व्हेनेवर डेल्टा टी = 0 डेल्टा यू = 0। फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स जैसे ही आने शुरू होंगे, बड़े आसान से होंगे, वहां पर आप कहोगे ये क्या, कहीं पे तो इसने यू को 0 कर रखा है, कहीं पे इसने यू की वैल्यू Q+W निकलवा रखी है, कहां से, अरे वो यहीं से आएगा बेटा जी, सब कुछ यहीं से, सिंपल सी चीज है। तो आइसोथर्मल कहते दिमाग की घंटी बज गई होगी, डेल्टा टी = 0, और डेल्टा टी = 0 दिमाग में आया तो उसी टाइम पे फटाफट क्या सोचना, भाई सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ है। एक छोटी सी चीज जो बार बार इस पूरे चैप्टर में आएगी, भाई आपके पास जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अब आप पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने यू पढ़ा है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आप जी पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे, ये जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आएंगी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कंटेंट, एंट्रोपी, रैंडमनेस, तो जितनी भी चीजें आप आगे जाके पढ़ते जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, कभी भी नहीं, लेकिन हाँ आप फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आया है ये निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास चेंज आया है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि भाई शायद इनिशियल इतनी रही होगी, फाइनल इतनी रही होगी।
पर किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू किसी मोमेंट पे निकालना मुश्किल है। आप सोच ही सकते हैं, मान लो आपने ट्रांसलेशन निकाल ली, वाइब्रेशन निकाल ली, रोटेशन निकाल ली, बॉन्ड एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी देख ली, पोटेंशियल एनर्जी देख ली, क्या गारंटी है भाई आपने न्यूक्लियर एनर्जी ठीक से निकली होगी आपकी, लैटिस एनर्जी ने कोई तंग ना किया होगा आपके पास। तो भाई किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंजेस कभी ना कभी हो ही सकते हैं, तो किसी टाइम पे आप प्रिसाइज वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन भाई चेंज इतना है, मान लो आपको कहते 40 जूल का चेंज है, तो वो तो प्रिसाइज वैल्यू है भाई। तो चेंज बेटा जी आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। अब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ये बहुत ज्यादा सेपरेट करते हैं, यहीं से हम तंग होते हैं। साइन कन्वेंशंस, किसी को कहीं पे आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव मान लिया, किसी को नेगेटिव मान लिया, क्यों? घर का राज है? नहीं जी, आयुपैक का राज है, आपका और मेरा नहीं है। आयुपैक ने सिंपल से रूल बना रखे हैं, 3 चीजें मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने। जैसे सबसे पहले हीट, आपको पता है थर्मोडायनामिक्स है, हीट की मूवमेंट है, तो ये तो जान आएगी। अगर कोई भी सिस्टम हीट देता है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें कहोगे कि उसकी जो हीट की कंटेंट वैल्यू है उसको आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव लिखेंगे। मान लो किसी न्यूमेरिक में कह दिया दिस सिस्टम इवॉल्व्स 40 जूल ऑफ हीट, इवॉल्व कर रहा है, निकाल रहा है, तो आप उसमें क्यू की वैल्यू लिखोगे -40। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, माइनस का मतलब आपको पता ही है, माइनस वाले क्या होते हैं आपके पास? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिखा हो या लैंग्वेज में लिखा हो इवॉल्व गिवन, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्यू की वैल्यू को आप नेगेटिव लिखेंगे। वहीं अगर आपके पास सिस्टम एनर्जी ले रहा है, कहा जाए कि सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग 100 जूल ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्बिंग 2 कैलोरीज, तो एब्जॉर्ब वर्ड आ गया, टेकन आ गया, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी ले रहा है, और लेगा तो आप उसको 2 नहीं लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे +2 + 100। प्लस लिखने की वजह से ज्यादा हम जरूरत नहीं समझते, पर वो वैल्यू प्लस लिखी जाएगी, प्लस मानी जाएगी। सिमिलरली वर्क डन, अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल वर्क हो, किसी भी टाइप का वर्क हो, लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है, सिस्टम की सेवा की जा रही है, तो सिस्टम पॉजिटिव रहेगा भाई, मौज में रहेगा, उसकी सेवा हो रही है ना अच्छे से। लेकिन अगर सिस्टम काम कर रहा है, गलती से भी आपने सिस्टम से कोई काम करा लिया है, तो भाई वर्क डन आपका क्या रहेगा? नेगेटिव। वो किसी भी टाइप का वर्क डन हो, धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम में भी आपके पास सेम यही सिस्टम होगा। अगर वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ रहा है, ऑब्वियस बात है, तो बढ़ने का मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई आपके पास एक बलून है, जस्ट इमेजिन, अगर आपने इस बलून के अंदर किसी तरीके से हीट दे गया, कुछ करा के इस गैस को थोड़ा सा एक्सपेंड करा दिया है, यानी कि इसको थोड़ा सा, पहले का वॉल्यूम मान लो आपके पास था, जस्ट इमेजिन करके देखो भाई 10 ml, ठीक है, बाद में आपने इसके अंदर थोड़ी सी गैस बाहर से डाल दिया, कोई और तरीके से आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा के कर दिया, भाई आपके पास है भाई 10 से 15, तो पहले आपके पास 10 था, बाद में आपके पास बढ़ के हो गया 15। प्लीज ड्राइंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझना। तो 15 - 10, फाइनल वाला ज्यादा था, इनिशियल वाला थोड़ा था, तो आपके पास ये वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। और जब भी आपके पास, जस्ट इमेजिन करके देखो, पहले इतना था, फिर बढ़ के इतना हो गया, तो आपके पास ये क्या हुआ? एक्सपेंशन ही हुआ है, गैस का कह लो या बैलून का कह लो। तो ऑब्वियस बात है, आपके पास जब भी डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, उसका मतलब है वहां पर आपके पास एक्सपेंशन हुआ है। और जब भी डेल्टा वी, अब इसी बलून का आप सोचो, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया है, पहले इसका वॉल्यूम इतना था, फिर आपने फोर्स लगा दिया बाहर से किसी तरीके से, ठीक है, प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर की वजह से आपको साफ दिख रहा है, प्रेशर लगेगा तो आपके पास एक्सपेंशन की बजाय उल्टा होगा आपकी बार, दैट इज कंप्रेशन होगा। तो एक्सपेंशन में डेल्टा वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कंप्रेशन में डेल्टा वी नेगेटिव रहेगा। फिजिक्स हमसे थोड़ा उल्टी बात करता है, क्योंकि हम सिस्टम को रेफरेंस मानते हैं, अपने आप को रेफरेंस मानते हैं जहां पे हम काम करें, लेकिन फिजिक्स वाले सराउंडिंग को रेफरेंस लेके चलते हैं, तो उनके साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाते हैं। सराउंडिंग के ऊपर काम करो पॉजिटिव, सिस्टम पे काम करो नेगेटिव, यहां पे हम उल्टा लेके चलते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आता है। अदरवाइज जो चीजें हैं वो यही है, प्लीज गलती से भी इनको आप फिजिक्स के साथ मिक्सअप मत कर देना, अदरवाइज सारी मेहनत आपकी खराब। एक छोटी सी चीज और, जब इतनी ज्यादा चीजें देख ही ली, इतनी देर से आप सुन ही रहे हो, तो भाई एक्सपेंशन क्यों होता है? एक्सपेंशन इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर का प्रेशर था, गैसेस के मॉलिक्यूल जो टक्कर मारे थे, वो टक्कर ज्यादा मजबूत थी बाहर के प्रेशर में। बाहर का प्रेशर मान लो कम था, ज्यादा अंदर का था, तो चीजें ऑब्वियस बात है, अंदर की टक्कर ज्यादा है, बाहर की टक्कर कम है, तो चीजें क्या होगी? फैल जाएंगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ, अंदर का प्रेशर कम हुआ, तो हमेशा क्या होगा? कंप्रेशन। तो भाई ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी, न्यूमेरिकल्स के थ्रू और भी ज्यादा आ जाएंगी, पर प्लीज इस सारी चीजों को समझ लेना आराम से, और प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर ले। तो जी अब हम शुरू करते हैं पहली अपनी डेरिवेशन के लिए कंसेप्ट को, और पहली डेरिवेशन हमें वर्क डन निकालना है किसी भी रिवर्सिबल आइडल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशंस पे। तो ये हमारी पहली डेरिवेशन है, लेकिन इसको डायरेक्ट ना करके पहले थोड़ा सा बेसिक निपटाते हैं, जैसा बोर्ड के ऊपर आपके पास है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्क को। वर्क क्या है? अगर वर्क को आप देखो ध्यान से, तो कंसेप्ट के हिसाब से वर्क आपके पास एक एनर्जी का ट्रांसफर ही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इंटर कन्वर्जन का फैक्टर है आपके पास वर्क डन। तो इसी को हमने समझा रखा है कि वर्क डन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटी फैक्टर। ये अच्छी बुक्स में मिलता है आपको कई बार। इंटेंसिटी और कैपेसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी मतलब आपके पास कितनी ज्यादा आपने पावर लगाई है, किस्म से आपने दम लगाया है, और कैपेसिटी मतलब जो आपने दम लगाया था, फोर्स लगाया था, उसकी वजह से कितना चेंज क्रिएट हुआ। वो जो चेंज क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने पावर किस फॉर्म में लगाई है। भाई आपने पावर लगाई है ग्रेविटी की फॉर्म में, या आपने पावर लगाई है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कराने के लिए चार्ज की फॉर्म में, या जैसा अभी यहां पर आपके पास है, यहां आप कैसे पावर लगाओगे? कंप्रेशन करा के गैस की, या गैस की आप एक्सपेंशन करा के।
गैस को आप बढ़ा भी सकते हो और गैस को कंप्रेस भी करा सकते हो। और वो किससे कराई जाएगी, उसके लिए इंटेंसिटी यानी कि दम कहां से आएगा, प्रेशर की फॉर्म में। तो यही चीज समझाने के लिए कोशिश की कि भाई वर्क बेसिकली आपकी इंटेंसिटी एंड कैपेसिटी फैक्टर का एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, और उसी बेस को आपने फिर 3 सिंपल से फार्मूले मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल के अंदर देखा ही होगा कि भाई mg क्या होता है आपके पास, ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई h, ये इंटेंसिटी कितना इसने इंटेंसिटी क्रिएट कराई, सॉरी कैपेसिटी क्रिएट कराई, कितना आपका चेंज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपके ग्रेविटेशनल वर्क। इलेक्ट्रिकल में आपने कितना फोर्स लगाया है वो किस फॉर्म में होगा, चार्ज की फॉर्म में, और उसने कितना सारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्रिएट की है वो क्या हो जाएगा आपका V। ये 12th में आएगा आपके पास। और यहां जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सब कुछ हम कर ही रहे हैं, वो है मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क में आपका जो इंटेंसिटी, जो पावर आएगी वो कहां से आएगी आपके पास, प्रेशर से, मल्टीप्लाइड बाई जो उसने कैपेसिटी क्रिएट की वो है वॉल्यूम का चेंज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन। अब ये चीजों को अब हम आगे चलो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये कैसा है, मैकेनिकल वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। मैकेनिकल वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, सिंपल सी बात है भाई, आपने किस तरीके से आप क्रिएट कराओगे वर्क डन, उसी पे डिपेंडेंट रहेगा कि वो पाथ कौन सा आपने अटेन किया, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रही होंगी। अब देखते हैं भाई, अगर फिजिक्स में आप जाओ तो वहां पर आपके पास W क्या था, W था आपके पास F डॉट ds या डेल्टा S। एस को मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, एस के लिए हम बार बार एंट्रोपी यूज करेंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां पर आप क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे यहां पे एक्स, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डेल्टा एक्स। अगर ये चेंज बहुत 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 थोड़ा है तो भाई आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, अरे बड़ा चेंज था ना वो, तो छोटा चेंज, अगर छोटा चेंज करो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स। भाई डेल्टा एक्स बड़े चेंज के लिए होता है, डी एक्स का मतलब छोटा चेंज है। अब आगे करने से पहले आपको इस डेरिवेशन में कुछ पिछले चैप्टर की और कुछ पहले की नॉलेज होनी जरूरी है, जो प्री रिक्विजिटिक नॉलेज है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे आपको ऑलरेडी सबको ये तो बच्चों को भी पता है भाई, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बिल्कुल पता है। दूसरा एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाता है आपके पास, वॉल्यूम, बिल्कुल जी। कुछ थोड़ा सा पिछले चैप्टर से लेके आते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है जहां पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, टी आपका टेम्परेचर है जो केल्विन के अंदर होता है, आर आपके पास गैस से कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस से कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यूज डिपेंड करती है आपने कंडीशंस क्या ली हैं उसके हिसाब से ये भी अलग अलग होती है। न्यूमेरिकल जाएंगे तब इसके बात करेंगे ही। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपके पास बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। एक्चुअली बॉयल्स लॉ क्या है आपके पास, बॉयल्स लॉ है कि भाई आपका प्रेशर और अ गैस डायरेक्टली डिपेंड करता है, सॉरी इनवर्सली डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। मतलब समझना, वैसे तो गैसियस स्टेट की पूरी वीडियोस हैं, पूरी आपके पास प्लेलिस्ट है, पर इस साल कटा हुआ है आपके सिलेबस से, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपके मन हो तो, पर फिर भी बॉयल्स लॉ को थोड़ा देख लो। क्या बॉयल्स लॉ क्या है, आपका प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का इनवर्स है। इनवर्स मतलब आपने अगर प्रेशर बढ़ाया, जस्ट इमेजिन ये आपके पास एक कंटेनर, इसके ऊपर आपने प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, आपके ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं जो आपकी कंप्रेस की जा सकती हैं, रबर के लगा लो भाई, क्या दिक्कत है मानने में, तो आपने कंप्रेस किया तो आपको साफ दिख रहा होगा, पहले वॉल्यूम इतना था, कंप्रेस करके आप यहां तक ले आए तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया है। कब, जब आपने प्रेशर बढ़ाया है। लेकिन अगर प्रेशर घट गया है, आपके जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली ज्यादा घूम रहे हैं, तो वैसे बात है वो इसको क्या कर देंगे, फैला देंगे। हाँ है ना, अभी बात हुई थी अपनी क्या कि बाहर से आपने जैसे जैसे प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो वैसे बात है वो वॉल्यूम को आपके पास क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसी का P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा आपके पास V। अब प्रोपोर्शनलिटी को उठाओगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा K, तो क्या बन जाएगा PV इज इक्वल टू K। अब आपके पास ऐसे P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K, P3 V3 इज इक्वल टू K, सारे कांस्टेंट ही रहने हैं। तो वहां से आपके पास ये मैथमेटिकल डेरिवेशन की जाती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो बेसिकली आपके पास बॉयल्स लॉ है, जहां इस डेरिवेशन में इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी बेटा। एक कंबाइंड गैस इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, उन सारों को कंबाइन करके एक सिंपल सी इक्वेशन बना रखी है हमने, क्या P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। एक सिंपल सी कंबाइंड गैस इक्वेशन है, हो सकता है कुछ जगह पे इसकी भी आपको जरूरत हो, इसलिए हमने पहले से इसको लिख लिया है जो हमें जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन जनरली आपको पहले से पता है, 2 ही फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कि वो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करो क्या बन जाएगा आपके पास वो x, ऐसे dw होगा तो क्या बन जाएगा w, dp होगा तो क्या बन जाएगा p, dq होगा तो क्या बन जाएगा q। सिंपल सी चीज है, पूरे चैप्टर में ये चीज यूज होनी। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, dx बाय x, dq बाय q, dp बाय p, dv बाय v, इस तरीके से, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास ln, जो भी चीज यहाँ पे होगी। ठीक है जी, इसको आप कई जगह पे ऐसे भी लिखा देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power -1 dx, वो बात एक ही है भाई, x की जगह हो सकता है इस चैप्टर में आपके पास p raised to power -1, v raised to power -1, q raised to power -1 आ जाए, तो बात वही है। इंटीग्रेशन में अगर आपके पास जो पावर डिनोमिनेटर में पावर 1 हो या वो raised to power -1 हो, उसका इंटीग्रेशन dx के साथ या किसी वेरिएबल के साथ होगा तो क्या बन जाएगा ln x, नेचुरल लॉग x। सिमिलरली एक और लॉग की प्रॉपर्टी ln a एक वेरिएबल माइनस ln b किसके बराबर हो जाएगा, ln a बाई b। सिमिलरली ln a आपके पास प्लस ln b क्या हो जाता है, ln a b, मल्टीप्लीकेशन। जब चीजें जुड़ती हैं तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जब वो घटती हैं तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाती है बेटा। ऐसे ही जब आप नेचुरल लॉग, ये क्या है भाई आपके पास, मैथमेटिक्स में तो ln ही होता है, वहां पे तो बेस लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले थोड़ा सा वेरिएशन है, करते हैं हम क्या करते हैं, ln का मतलब है इसका बेस e है और log का मतलब है उसका बेस 10 है,
तो जब आप थोड़ा सा वेरिएशन लेके आओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ln जो होगा वो बन जाएगा आपके पास 2.303 इंटू में log x। अब आप रिवर्सिबल वर्क को देख लीजिए, तो फिर से वापस आते बेटा जी, तो डी डब्ल्यू क्या बन गया था आपके पास, पी डीवी। कैसे बना भाई, आपने ये वाला फार्मूला यूज किया, एफ डॉट डी एक्स तो आप फिजिक्स से लेके आए थे, फिर आपने क्या किया, फोर्स की जगह पे यहां से फोर्स क्या बना दिया, प्रेशर इंटू में एरिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, डी एक्स एज इट इज, उसके साथ आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो भाई ए इंटू डी एक्स क्या बन गया, ध्यान देना, ए इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, अभी अभी पीछे आपको पता ही है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, तो ये तो डी एक्स चेंज है, तो हमने भी वॉल्यूम का चेंज करा दिया जी, तो क्या बन गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। अब दो टाइप के वर्क होंगे भाई, एक एक्सपेंशन का और एक कंप्रेशन का। एक्सपेंशन में आपके पास चीजें वॉल्यूम बढ़ाती हैं और कंप्रेशन में चीजें घटाती हैं। एज यूजुअल जो हमारी हर एक स्टैंडर्ड बुक करती है, मैं कंप्रेशन का वर्क डन निकालता हूं, क्योंकि यहां पर आपको सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा, तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया आपके पास, यहां पर आपने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पहले वॉल्यूम इतना सारा था, ये ब्लू में जो दिखा रखा है, उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बाहर से पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाओगे तो इस बात है पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और आपकी गैसेस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। वो बात यहाँ गैस ही है, कोई आपने लिक्विड नहीं भर रखा है, गैस है इसलिए देखो बंद भी कर रखा है यहाँ से, तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे दबाया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी गैसेस में एक लिमिट तक कंप्रेशन होता चला जाएगा। मान लो आपने यहाँ तक ही किया, तो पहले इतना था, उसके बाद इतना हो गया है, साफ है, दिख रहा है, वॉल्यूम आपके पास घटा है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो आपका वी फाइनल तो थोड़ा है, वी इनिशियल ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बाद में मान लो 10 है, पहले मान लो आपके पास 15 था, माइनस हो गया ना जी, तो ये जो वर्क डन होगा कंप्रेशन का, ये क्या हो जाएगा, माइनस से पी डी वी। वर्क डन क्या बन जाएगा आपके पास, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस से पी डी वी। अब जो मेन डेरिवेशन जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया है, अब उस पे आ जाते हैं। रिवर्सिबल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन, हमें इसकी डेरिवेशन करनी हमारे सिलेबस का है। तो रिवर्सिबल का मतलब आप समझ गए, जहां पे चेंज बहुत धीरे धीरे कराया जाता है, इसलिए हमने देखो डी डब्ल्यू और डी वी लिया है, वही बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क कराएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम वर्क डन है भाई आपके पास। आइसोथर्मल का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता ही है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी जहां पे क्या रहेगा, जीरो। हाँ, टी जीरो नहीं होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा, टी फिक्स रहेगा, ठीक है जी। कई बार बच्चे यहाँ पे गलत चीजें ले जाते हैं, टी लिखते हैं वहां पे ऑटोमेटिक जीरो फंसा देते हैं, प्लीज ऐसी गलती नहीं। और आइडियल गैस अभी अभी समझाया है, आइडियल गैस का मतलब भी क्या है, हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी1 वी1 इज इक्वल टू पी2 वी2, ये सारी चीजें कहां से आएंगे आपके पास, आइडियल गैसेस से आएंगे। तो आपके पास डी डब्ल्यू क्या हो गया था, माइनस पी डीवी, आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, तो यहाँ पे भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब बेटा v को इस तरफ लेंगे तो p किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, nRT डिवाइडेड बाई v, वही की देखो माइनस था क्योंकि भी कंप्रेशन का वर्क था आपके पास। इंटीग्रेट किया बेटा आपने, इसको इंटीग्रेट करोगे तो dw dx कितना होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर, इज इक्वल टू माइनस nRT dv बाई v। अब n नंबर ऑफ गैस के मोल्स है, फिक्स कर रखा है, मान लो एक ही मोल ले लो, क्या दिक्कत है, r यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, टेम्परेचर आइसोथर्मल है, फिक्स है, तो dv बाई v आ गया आपके पास। dv बाई v क्या है आपके पास, वेरिएबल, तो वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है, कॉन्स्टेंट सारे के आ जाएंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन हो गया dv बाई v। अभी आपने बात की थी dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, बस हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln v। लिमिट्स कहां से कहां होंगी, v इनिशियल से लेके v फाइनल, v आपके पास फाइनल और ये रहा इनिशियल, बस ओपन अप किया, माइनस nRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, आपका फाइनल वॉल्यूम और आपका इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स इट। तो आपके पास W क्या बन गया, माइनस nRT ln v फाइनल अपॉन में आपके पास क्या आ गया बेटा जी, v इनिशियल, क्या बन गया बेटा जी आपके पास nRT ln v फाइनल माइनस v इनिशियल। यहां तक का नोट कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक टाइम के लिए, मैं दूर खड़ा हूं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और भी हमें देखना है। देखो अब आपके पास वर्क डन तो आ गया, बिल्कुल आ गया, वर्क डन किसके बराबर हो गया बेटा जी, हमारे पास आ गया माइनस nRT और ln v फाइनल अपॉन में v इनिशियल, बन गया जी। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके हमने सारा निपटा दिया। अब आपके पास ln को पहले नेचुरल लॉग से आप log टू द बेस 10 में लेके आओ, तो ये था नेचुरल लॉग ln और इसको लेके आओ इसमें, तो भाई 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो W क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT और क्या बन जाएगा ln का, log टू द बेस 10 log बन जाएगा, तो ये हो जाएगा v फाइनल अपॉन में v इनिशियल, बिल्कुल हो गया, एग्जैक्टली हो गया। और अब आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसा हमारे पास फॉर्मूला में बार बार हम यूज भी करेंगे। क्या आपके पास बोल जो है ना जी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ पे आप P इनिशियल इंटू V इनिशियल, P फाइनल इंटू V फाइनल ऐसा लिखो तो कुछ गलत तो नहीं होगा। अरे 1 की जगह इनिशियल कर दिया, 2 की जगह फाइनल कर दिया, तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज बन जाएगी, P इनिशियल अपॉन में P फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। इसी से बना के लेके आया हूँ, इसको उधर लेके डिवाइड में हो गया, ये उधर गया तो ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना, उठा के इसको यहाँ पुट कर दो। एक फार्मूला आपका वर्क डन का आइसोथर्मल का ये बन गया, और दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT और क्या बन जाएगा, log क्या था, V फाइनल था
तो अब की बार क्या जाएगा, P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। तो ये आपके पास दो सिंपल से फार्मूले आ गए हैं वर्क डन किसी भी रिवर्सिबल गैस के निकालने के लिए। होपफुली आपको डेरिवेशन और कंसेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक्स पहले से ही करा दिए हैं, तो एक बार इसको नोट कर लें ताकि हम न्यूमेरिकल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकें और न्यूमेरिकल्स को हम कर सकें। थैंक यू।